गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके अनुरूप, आपके क्लास के अनुसार थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा पार्ट। दूसरा मैंने कल किया, पहला मैंने परसों कराया। तो ये तरह तरह से जो है सारी सवालें, सारा किताब को मैं इस पे आपको पढ़ाने का काम करूंगा। बेसिकली कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है अगर आप पूरा देखते हैं तो चलिए, मैंने कल पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है पेड़ पौधे उत्पादन जानवर और मांस भी मतलब उगाते थे, खाते भी थे लोग। मछली का सेवन सबसे ज्यादा करते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरा आदि सबसे वहाँ का प्रमुख फसलें थी। उसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल उतना का क्लास मैंने किया था, कराया था। उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर के मांस का सेवन करते थे। समझे? हड़प्पा के निवासी, जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे, वो भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर के मांस को सेवन करते थे, यानी खाते थे। ठीक है। और इस बात की पुष्टि हड़प्पा स्थलों से मिली, इस जानवरों की हड्डियों से होती है। इसके अलावा हिरन, घड़ियाल आदि की हड्डियां भी मिली है। संभवतः हड़प्पा निवासी इन जानवरों के मांस भी सेवन करते थे। समझ लीजिए, हड़प्पा के लोग ये बकरी, भेड़, भैंस, सूअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियों का साक्ष्य वहां से मिला था। और जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है ये सारे जानवरों की हड्डियां को खाते थे, सेवन करते थे। उसके बाद चलिए आगे, इसीलिए देख लीजिए। और एक और बात यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थोड़ा सा। जैसे दोस्तों यहाँ पे होगा कि अगर वहां से जौ, गेहूं, दाल, चना सब चीज होता था, इसीलिए उन लोगों को शाकाहारी भी कहा जाता है। और मांस मछली खाने की पता चला, इसलिए मांसाहारी, और ये दोनों भी खाने वाले लोग वहां रहते थे, इसलिए इनको सर्वाहारी भी कहते हैं। चलिए, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि लोग कैसे करते थे वहाँ के लोग? अभी जैसे हम लोग ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं, तो उस समय के लोग कैसे करते थे? तो देखिए, हड़प्पा जो है निवासी बैल से परिचित थे। सबसे ज्यादा उन लोगों के पास बैल होता था। बैल जानवर होता है, बैल होता था। और पुरातत्वविदों की मान्यता की खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। उस समय खेत को जुताई करने के लिए किसका जरूरत होता? बैलों का। बैल से खेत की जुताई होती थी। चौलिस्तान के कई स्थलों तथा बनावली हरियाणा, उसके बाद से मिट्टी बन के बने हल प्रतिरूप मिले। कालीबंगान नामक स्थान पर जोते हुए हल के खेत का साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन आता है, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन आता है, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगान से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगान से। क्योंकि बैलों द्वारा वो लोग जो है खेती करते थे, खेत की जुताई करते थे। हरियाणा में भी कई प्रकार मिट्टी के हल मिले थे हरियाणा में। तो याद रखिएगा, खेत जोता हुआ मिला था वो कालीबंगान से, और मिट्टी के हल मिले थे वो बनावली हरियाणा से मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों तथा धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। धातु का भी उन्होंने लोग, जैसे तांबा का इत्यादि कई प्रकार के ऐसे धातु जिनका औजार वो लोग यूज करते थे। सिंचाई के लिए नहरों, कुआं, सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नहर नहर पहले थोड़े ना ये होता था स्ट्रेट बोरिंग या बोरिंग। अभी कुआं, और उस समय नहर और कुआं का प्रयोग करते थे। आगे, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह दूसरे को समकोण पर काटती विद्यमान दर्शाती है। यानी कि वहाँ के जो हल से खेत की, ऐसे मान लेते हैं ये आपकी खेत है, ठीक है ना, ये खेत है और ये बैलों से जुताई हो रही है। तो ये जो है समकोण पे काटती है इस तरह से। समकोण 19 डिग्री के कोण को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद है, दर्शाते हैं एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी वहां पे। एक साथ दो प्रकार की, मतलब आलू, आलू में मान लीजिए कि हम
मक्का भी उगा सकते हैं। धनिया के साथ और कोई ऐसे फसलें उगा सकते हैं। इसी तरह से किया जाता था वहाँ की खेती बैलों के माध्यम से। नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कृषि उत्पादन के पर्याप्त अवशेष साक्ष्य मिले थे। जैसे गेहूँ, जौ, सफ़ेद चने, तिल इत्यादि के इस्तेमाल का अनुमान लगता है। ठीक है, ये सारे चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल होता था। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कृषि उत्पादन के प्राप्त अवशेष, तो ये चीज़ें मिली थी। नेक्स्ट टॉपिक कुछ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ स्थान पे चावल की खेती का अवशेष भी मिला था। इससे पता ये चलता है कि वहाँ चावल भी उगाई जाती थी। उसके बाद एक कृषि के साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता था, जिससे पता ये चलता है कि वहाँ के लोग पशुओं का शौकीन थे, पशु को भी पालते थे। आगे नेक्स्ट है प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान अनुमान है कि जोतने के लिए बैल का भी प्रयोग होता था। बैल का भी प्रयोग जोतने के लिए होता था, खेत की जुताई के लिए, जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद एक खेत जोतने के लिए धातु अथवा पत्थर के हल का उपयोग होता था, या तो धातु का या तो पत्थर का हल होता था, जो बैल में लगाकर उसको जुताई की जाती थी। उसके बाद है सिंचाई के लिए नहर, कुआँ, जलाशय का प्रमाण मिला था। नहर का भी प्रमाण मिला था हड़प्पा से, कुआँ का भी मिला था, जलाशय यानी कि तालाबों का भी मिला था। उसके बाद है अब पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक आ गया मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधी भाषा है, सिंधु नदी के तट पे सिंध भाषा, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है, और मुर्दा का टीला इसको कह सकते हैं, इसको मुर्दा का भी टीला कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेतों का टीला, प्रेतों का भी टीला, भूत प्रेत मृतकों का टीला भी इसको कहते हैं, कब्रगाह। ठीक है, उसके बाद सिंध के बाग के भी नाम से जानते हैं, या सिंध न कौशल स्थान, यानी सिंध का नकल स्थान। ये देख लीजिए, आपको एग्जाम में आता है ना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ, अगर ऑप्शन में रहेगा मृतकों का टीला बाबू मेरे सोना, तो मृतकों का टीला मारना है। अगर नहीं रहेगा तो मुर्दों का टीला रहेगा, प्रेतों का टीला रहेगा। अगर कुछ नहीं रहे तो सिंध के बाग। अगर इम्पोर्टेंस में दो ही गो आता है मोहनजोदड़ो का, एक तो सिंध का बाग कहते हैं, या तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर है। क्या है? मोहनजोदड़ो एक क्या है भाई? नियोजित शहर है, नियोजित शहर है। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के दो मुख्य शहरों में से एक है। अलॉन्गिंग मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, उसके बाद खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो है। उसके बाद खोजा गया बस्ती। मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है, एक छोटा परंतु ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा अधिक बड़ा परंतु नीचे बनाया गया है। ये दो मोहनजोदड़ो में दो तरह का, एक ऊंचाई पे बनाया गया टीला और एक दूसरा नीचे पे बनाया गया टीला। पुरातत्वविदों ने इन क्रम को दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया। देख लीजिए, बता रहे हैं आपको। विद जो है ये छोटे और ऊंचे को दुर्ग बोला। क्या बोला? दुर्ग। और निचला को शहर बोला। निचला को क्या बोला? शहर। इसलिए शहर का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले हम लोग। दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग का मतलब जो छोटा जगह जो बनाया जा गया हो। जैसे दुर्ग का आकार छोटा था, दुर्ग का आकार क्या था बाबू? छोटा था। ठीक है, उसके बाद है इसे ऊंचाई पर बनाया जाता है। इसे क्या बनाया जाता है? ऊंचाइयों पर बनाया जाता है, उसी को दुर्ग कहते हैं। और उसके बाद है दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा होता था, बाउंड्री होता था इस तरह से। ठीक है, ये दुर्ग है, बीच में महल होता था छोटा, ऊंचाई पे बनाया हुआ। तो दुर्ग के चारों ओर दीवार से घिरा होता था। उसके बाद यह दीवार इस निचले शहर से अलग रहती थी। और उसके बाद है दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटे के चबूतरे पर बनी है। दूसरे को दीवार से घेरा गया था।
जिसका अर्थ इसे निचले शहर से अलग किया गया है। ये पता चलता था कि निचला शहर अलग है और छोटा शहर अलग है, ठीक है? चलिए हम लोग आगे करेंगे। और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में दुर्ग अनेक संरचनाएं थी, जिनमें माल गोदाम, विशाल स्नानागार उल्लेखनीय था। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसे ईंटों से बने केवल निचले हिस्से हैं। विशाल स्नानागार आंगन 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 में बना एक आयताकार जलाशय है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हुई है, जिसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 अन्नानगर बने हुए थे। कितने अन्नानगर बने हुए थे? स्नानागार, जहाँ स्नान करने की जगह होती थी, वो 8 गो स्नानागार बना हुआ था। चलिए हम आगे चलेंगे, बहुत निचला शहर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निचला शहर क्या होती है? देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं शॉर्ट में कि मोहनजोदड़ो जो है 1922 1922 में खुदाई हुआ था। और ये किए थे कौन? राखल दास बनर्जी, ठीक है? पाकिस्तान के लरकना जिले में है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना? और यह मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई थी: पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नानागर, सूती वस्त्र, स्वातिक चिन्ह, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नानगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन और इमारत है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए ये देखिए, ये है निचला शहर जो है आकार में दुर्ग बड़ा था। इसका दुर्ग बड़ा होता है, दुर्ग से ये बड़ा होता है निचला शहर। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यह सामान्य लोगों के लिए क्या बनाया गया था? ठीक है ना? यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। यहाँ की विशेषताएं इसकी जल निकास प्रणाली थी, नलियों का निर्माण। यहाँ की जल निकास प्रणाली जो है मतलब इसका विशेषता है। उसके बाद है इसमें निचला शहर दीवार से घिरा होता था। इसके अतिरिक्त कई भवनें ऊंचे चबूतरे पे बनाए जाते थे। निचला शहर ऐसे दीवार से घिरा होता था, इसके ऊपर जो है कई चबूतरे कई जगह बनाए जाते थे, ठीक है ना? इस पे ओकरे बाद हम लोग सड़क व्यवस्था पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की सड़क व्यवस्था मोहनजोदड़ो की सड़क व्यवस्था को पढ़ेंगे, देख लीजिए। मोहनजोदड़ो एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल चौड़ी सड़कें थी। वहाँ की सड़कें चौड़ी थी, क्या थी? ये चौड़ा थी और प्लेन थी। प्लेन यानी समतल थी, ठीक है ना? यहाँ की सड़कें जो बनी, ये प्लेन थी और चौड़ी थी, ठीक है? यहाँ की मुख्य सड़कें की चौड़ाई जो है 9.5 मीटर है। 9.5 मीटर जो है यहाँ की सड़कों की चौड़ाई है। क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई कितनी है? मोहनजोदड़ो की सड़कों की चौड़ाई 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे हम लोग पुरातत्वविद ने राजपथ कहा। जिसे पुरातत्वविद जो खोजे वो राजपथ के नाम दिए थे। मोहनजोदड़ो में राजपथ की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है? 9.15 मीटर। अन्य सड़क जो थी वहाँ की चौड़ाई लगभग 2.75 से लेकर 3.66 मीटर की थी। वहाँ की और अन्य सड़कें जो छोटी-छोटी सड़कें थी, वो लगभग 2.75 से लेकर 3.66 तक मीटर तक चौड़ी थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन के होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की सड़कें किस पे कटती है? तो समकोण पे कटती है, जिसने नगर कई खंडों में विभक्त हो गया। और ये समकोण पे काटने के कारण नगरें कई जगह बन गए। जैसे आज है गांव, कई गांव हैं, दानापुर, पटना, तो छोटा छोटा ये तो शहर है, उसके बाद गांव ही था, पहले गांव से बना शहर, ठीक है। तो जिसने कई खंडों में विभक्त हो गया। इस पद्धति को हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। और ये जो गांव की संख्या समकोण में काटती है, बंटने की प्रक्रिया को सड़कों के माध्यम से, इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। क्वेश्चन आएगा ऑक्सफोर्ड सर्कस से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा मोहनजोदड़ो की सड़कें 2.75 से लेकर 3.66 मीटर चौड़ाई थी और जाल की पद्धति के अनुसार नियोजन के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है और जिसने कई खंडों में विभक्त कर दिया नगरों को। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, नाम दिया गया है सड़कें मिट्टी की बनी होती थी और एवं इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। गलियां भी खुली और चौड़ी होती थी।
आजकल के जैसा नहीं होता था। चलिए हो गया सड़क का विशेषता, अब है नालों का निर्माण। नालों का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे, नालों का निर्माण जल निकासन जिसको प्रणाली कहते हैं, जल निकासन प्रणाली हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों सड़कों या गलियों का लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, वहाँ ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ऐसे प्रतीत होता था कि पहले जो है नालियों के साथ गलियों को भी बनाया गया था और फिर उनके जो है फिर उनके बगल आवास का निर्माण किया जाता था, जैसे आज किया जा रहा है। पानी को गलियों के नालियों से जोड़ा जाता था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार नली से सटा होता है आवश्यक था और यह हर गली में नलियों का निर्माण किया गया था। उसके बाद है कुछ मुख्य नालों जो ईंटों से बने हैं और उन्हें ईंटों से ढका होता था। पहले के जैसे अभी नाली बन रहा है, जैसे ये दोनों तरफ इस तरफ ही अगर मकान बना हुआ है और ये सड़क की तरफ इस तरफ भी मकान बना हुआ है, लेकिन इसके दरवाजा अगर इधर है तो इस साइड में नाला जो है पानी इस साइड में नाला बनाया होता था। आज भी बनाया जाता है, इस साइड में नाला बनाया जाता है इस तरह से। तो इन नलियों का निर्माण इसी तरह से होता था। उसके बाद है नलियों की विशेषता। मुख्य रूप से नलियों का क्या विशेष रूप था? विशेषता, नलियों की विशेषता मुख्य है। नलियों मुख्य नाले गारे में जमाई कई ईंटें से बने होते थे। इन्हें हम लोग ऐसी ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें हम लोग सफाई के लिए हटाया जा सके, जैसे टोकन बना के। जैसे मान लेते हैं ना कि ये नाला हो गया तो इसमें अगर गबरा यहाँ है तो इसको गहराई को तोपने के लिए कुछ बनाया जाता था सिलाब, उसी तरह से पहले भी बनाई जाती थी, ठीक है। कुछ स्थानों पे ढकने के लिए चूना पत्थर पट्टिका लगाई जाती थी, चूना पत्थर का पट्टिका लगाया जाता था। ओ उसके बाद प्रयोग किया जाता था घरों की नालियाँ एक हौदी या मल कुंड खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। गंदा पानी नालियों के माध्यम से बह जाता था, जो जिसको हम लोग आज बाथरूम और पैखाना के नाम से जानते हैं। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई जाती थी। जैसे अगर भाई ये नाला है ना यहाँ से यहाँ तक बड़ा-बड़ा, तो ये सफाई करने के लिए हौद-हौद नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इसमें अगर पाइप से पानी जा रही है तो यहाँ साफ करने के लिए, यहाँ से सफाई करने के लिए बनाया जाता था। जैसे पहले था वही। उसके बाद आज का क्लास इतना ही है। मैं कल कराने वाला हूँ आप लोगों को गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।